5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज एक बहुत ही बड़ा ढकोसला है, ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। क्या आज के युवा के लिए घर खरीदना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है? तो इसका मतलब सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो पेपर बेचने को तैयार हैं। वो डेस्परेट हैं, वो चोर हैं, मैं नहीं जानता। अगर आप आज 25 साल के होते तो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते? सड़क पे गड्ढा होता है, 1 साल बाद वो भरेगा, और वो भी गंदे मसाले से। और गड्ढा क्यों हुआ था? क्योंकि आपने पानी की पाइप डालने के लिए सड़क खोदी। हम तेल डॉलर में खरीदते हैं, बट उस डॉलर को खरीदने के लिए हम पहले रुपया लगाते हैं। तो डॉलर भी महंगा हो गया, तो फर्स्ट स्टेप महंगा हो गया कि हम ज्यादा रुपए डॉलर के लिए दे रहे हैं, और डॉलर के टर्म्स में तेल भी महंगा हो गया। आर सिटी कॉर्पोरेशंस आर अमंग्स द मोस्ट इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सेंचर का आया कि आउटलुक क्या है हमारे रेवेन्यूज का, तो मार्केट्स पूरी हिल गई कि भैया एक्सेंचर जैसी कंपनी कह रही है कि वीक डिमांड है क्लाइंट की तरफ से आईटी सर्विसेज के लिए। क्या ईरान, इजराइल एंड यूएस वॉर ने भारत की इकोनॉमी की उन कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया है जिनको पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक सालों से इग्नोर कर रहे थे? मिडिल क्लास को तो रॉ डील मिल रही है दोनों साइड से। एक तो इकोनॉमिक फ्यूचर अनसर्टन है, जबकि वो टैक्सेस पूरे पे कर रहे हैं, उनका टीडीएस कट के आता है कि जो वो टैक्सेस पे भी कर रहे हैं उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मिल रहा है उनको आगे से। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड लेवल पर है, तो फिर जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही है? तो है कि जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो रही है हाई क्वालिटी, और जो है उसमें इंक्रीमेंट्स हो पा रहे हैं या नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी है या नहीं, आई ऑनेस्टली डोंट हैव द डेटा सेट। एट बेस्ट आई कैन टेल यू कंजम्पशन इनइक्वालिटी, क्योंकि कंजम्पशन सर्वेज है, इनकम सर्वेज अभी तक नहीं है हमारे। आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इसलिए हम एकेडमिक्स के साथ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। एक लार्जर जो सेंटिमेंट बन रहा है कि देखिए ताइवान, साउथ कोरिया बहुत आगे निकल गए एआई गेम में हमसे। सो व्हाट इज इंडिया स्टैंड फॉर राइट नाउ? कि लोग जोमेटो को टारगेट कर रहे हैं, आप पैसा कम देते हैं। अरे वो दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग, द रेस्ट ऑफ योर इकोनॉमी तो इज डेड। मतलब वो तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे ना। इट इज वेरी पॉपुलर, वेरी फैंसी टू से कि देखिए आप 15 रुपए देते। ऐसी कितने सारे सेक्टर्स बैठे हैं भारत में जो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है उन लोगों को। आज के गेस्ट उन इकोनॉमिस्ट में से हैं जो इकोनॉमी को सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू नहीं देखते, बल्कि उन नंबर्स के पीछे छुपी ह्यूमन स्टोरीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब देश जीडीपी ग्रोथ को सेलिब्रेट कर रहा होता है, ये उस ग्रोथ के इम्पैक्ट को जॉब्स, इनकम्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ्स के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, यूथ एस्पिरेशंस, फिर ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक पॉलिसी जैसे इश्यूज पर इनका रिसर्च और एनालिसिस एकेडमिक सर्कल्स के साथ साथ पब्लिक डिस्कोर्स में भी काफी इन्फ्लुएंशियल रहता है। आज जब इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, तब भी जॉब्स, राइजिंग कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालों पर आज हम एक ऑनेस्ट और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डायरेक्शन में जा रहा है, मिडिल क्लास के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या हैं, यूथ का फ्यूचर कितना सिक्योर है और भारत को डेवलप नेशन बनाने के लिए क्या बदलना होगा, तो ये कॉन्वर्सेशन आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, इकोनॉमिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो सर, यंग इंडियन एंड पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, यूथ एस्पिरेशन और भारत के फ्यूचर की। सर, वैसे तो ज्यादातर लोग आपको जानते ही हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो 1% लोग जो भी देख रहे हैं जिन्होंने आपका नाम कभी नहीं सुना, तो अगर आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स में खुद को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सान्या। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, कुछ बचा नहीं है बोलने को। मुझे लगता है 1% से बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, विच इज फाइन। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, और मेरे दो ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च है। वन इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, सो आप मेरे को पॉलिटिकल इश्यूज पे आपने मेरे
बातें सुनी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे। अभी भी सीख रहा हूँ मैं। ओके। और जो दूसरा है वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। अगेन उस पर भी लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, बट अगेन आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉर लाइफ। बट आई ट्राई टू, जैसा आपने कहा कि हेडलाइंस के बियॉन्ड जाके जो बारीक नुआंसेस हैं उन पे बात करना। और मुझे लगता है ज्यादा जरूरी ये है कि क्योंकि हम पीएचडी करके जब प्रोफेसर बनते हैं तो हमारी एक ट्रेनिंग होती है सर्टेन लैंग्वेज में बात करने की, जो काफी जार्गनी हो सकती है, मतलब बहुत टेक्निकल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उससे ना एक गैप बन जाता है बिटवीन एकेडमिशियंस और कॉमन पीपल। और फिर कॉमन लोग जो होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होता, फिर वो ऐसे सोर्सेज की तरफ जाते हैं जिनको मैं क्रेडिबल नहीं मानता। तो ये हमारी गलती है या हमारी तरफ से एक कमी रही है कि हमने अपनी भाषा को वैसे मोल्ड नहीं किया है आसान शब्दों में, जिससे हम ये कन्वे कर पाए कि जो हेडलाइंस आपको बता रही हैं या जो बायस्ड रिपोर्टिंग आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही है, आइदर वे उसको हम कैसे कट करके उसके अंदर की परतों को अनलेयर करें। ठीक है। तो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग इन द पब्लिक स्फीयर एज अ कमेंटेटर, कि हम कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज को, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करें। सो दैट्स अबाउट मी। और बाकी मेरी एक वेबसाइट है, लोग देखना चाहें कि मेरी रिसर्च क्या है, कौन से पेपर्स पे मैं काम कर रहा हूँ, भी देख सकते हैं। एंड देन वी कैन ऑलवेज टॉक ऑन ट्विटर, व्हाटएवर, एक्स तो बोलते हैं उसको। Yeah. So that was beautiful. So, sir, let's begin with our questions. My first question to you would be कि क्या भारत का मिडिल क्लास सच में अमीर हो रहा है या फिर और गरीब होता जा रहा है? बिग क्वेश्चन, एंड आई थिंक मैं, देखिए, जब तक मुझे डेटा याद नहीं होगा मैं आपको कुछ भी चीज कंक्लूसिवली नहीं बोलूंगा। जो आपने सवाल बोला मिडिल क्लास, पहली बात तो मिडिल क्लास का डेफिनेशन क्या है? ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, हम मिडिल क्लास में आते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी है कि आप ऑलरेडी बहुत ऊपर के एक इनकम डेसाइल में आते हैं अगर आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपये भी है, मतलब सिचुएशन ऐसी है। ठीक है। तो आप मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए वो हम छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। मान के चलते हैं कि दिल्ली या बॉम्बे या बैंगलोर के जो बहुत टॉप नेबरहुड्स है, अगर आप नहीं रह रहे, अगर आप कहीं बीच के नेबरहुड्स में रह रहे हैं, जो आपके दिल्ली के दर्शक हैं, मान लीजिए आप रजौरी गार्डन में रहते हैं या पीतमपुरा में रहते हैं या आप करोल बाग में रहते हैं, आप अगर बॉम्बे में रहते हैं तो दादर में रहते हैं मान लीजिए, तो मान के चलते हैं कि ये मिडिल क्लास है। ठीक है। तो इसको हम न्यूमेरिकली तो बहुत लोग बता देंगे, इसको हम क्वालिटेटिवली समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, और जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की जॉब्स अभी हमारे पास है, उन जॉब्स का फ्यूचर और अनसर्टन होता जा रहा है। जिन जॉब्स ने आपको अपवर्ड एस्पिरेशन मोबिलिटी दी थी, जैसे कि आईटी की जॉब्स फॉर एग्जांपल, या कंसल्टिंग की जॉब्स या मार्केटिंग, बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी रही है हमारी, है ना, मिडिल क्लास के लिए। हमने सर्विसेज के थ्रू हमारी जो एक लोअर मिडिल क्लास थी वो अपर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रही हो, चाहे वो गुड़गांव में बड़े बड़े केपीओज हों या बैंगलोर की आईटी कंपनीज हों। जैसे जैसे वो जॉब्स कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, एआई, या जैसे कि आपको पता है कि यूएस ने भी एक माहौल बना रखा है अब कि नहीं, अब सब यूएस में होना चाहिए। सो फॉर वट एवर रीजन्स, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है, इनके जॉब्स ऑटोमेट हो रहे हैं, बिजनेसेस और थोड़े जो नए बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, वो अगर फ्लॉप हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो चीजें एस्पिरेशन की सीढ़ी लग रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे आपको कि अब मैं अगले इनकम लेवल पे कैसे जाऊं। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास में आज की तारीख में काफी एंजाइटी है अपने जॉब्स को लेके, इकोनॉमिक फ्यूचर को लेके। और मैं तो कहूंगा आगे जो बच्चे उनके हैं जो आज की तारीख में 12-15 साल के हैं, आई एम नॉट श्योर द पेरेंट्स इवन नो कि अपने बच्चों को आगे एम्प्लॉयबल बनाने के लिए क्या पढ़ाई करानी चाहिए। आप भी काफी यंग है, आप भी इससे जूझ रही होंगी कि आपने जो पढ़ाई करी है क्या वो स्किल्स अब रेलेवेंट है भी या नहीं। Exactly. तो गुड I थिंग have इज, to या study as well as I'll have to do my skills. Like I'll have to upskill, enhance right? my skills. And Yeah. which is not a problem, Sanya, till the time you know what you have to do.
राइट, अभी बोलते हैं ना कि अरे एआई आएगा, कुछ जॉब्स जाएंगी कुछ बचेंगी, फिर लोग कुछ लोग आगे बोलते हैं बॉस प्लम्बर की जॉब भी नहीं रहेगी। तो जब सब एआई करेगा तो आप क्या करेंगे? तो फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात आती है। क्या, छोड़ दीजिए, तो एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल, मिडिल क्लास जो सिटीज में रह रहे हैं, खासकर जो बहुत पॉश एरियाज में नहीं रह रहे और जो गांव में भी नहीं रह रहे, जो बीच के एरियाज में रह रहे हैं, आर दे गेटिंग द रिटर्न्स फॉर द टैक्सेस दैट दे आर पेइंग? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडियन सिटीज? एक बहुत ही शार्प डिटीरियोरेशन मुझे दिखता है क्वालिटेटिवली। जैसे जैसे माइग्रेशन होती है सिटीज में, सिटीज का साइज बढ़ता है, अर्बन गवर्नेंस इज नॉट एबल टू कैच अप। दो तीन कारण है। एक तो आप देखिए कि शहर, अभी भी किसी को अगर काम पे जाना है यूपी के किसी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से, वो दिल्ली की तरफ ही देख रहे हैं। वो लखनऊ की तरफ क्यों नहीं देख रहे? वो कानपुर की तरफ क्यों नहीं देख रहे? वो उधर बिहार में किसी सिटी की तरफ क्यों नहीं देख रहे? वो बॉम्बे की तरफ ही देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ ही देख रहे हैं बैंक, क्योंकि हमारे जो अर्बन सेंटर्स है वो कम है, लिमिटेड है, ज्यादा होने चाहिए। वी नीड मोर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो जो स्मार्ट सिटी का मिशन था वो एक अच्छा मिशन था, बट द गवर्नमेंट लॉस्ट इंटरेस्ट बियॉन्ड अ पॉइंट। सो अर्बनाइजेशन पे जब प्रेशर पड़ रहा है तो गवर्नेंस के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक आवर करंट पॉलिसी मेकर्स आर इक्विप्ड और द सिस्टम इज इक्विप्ड टू टेक ऑन दीज चैलेंजेस। आप देखिए हवा, पानी, अब पानी का दिल्ली में कितना प्रॉब्लम है, बॉम्बे में प्रॉब्लम हो रहा है। हवा, पानी और सड़क, बिजली। यूपी में आप देख रहे हैं इस समय बिजली का क्या बुरा हाल है। तो आप जब ये चीजें देखते हैं, आप कहते हैं कि मिडिल क्लास को तो रॉ डील मिल रही है दोनों साइड से। एक तो इकोनॉमिक फ्यूचर अनसर्टन है, जबकि वो टैक्सेस पूरे पे कर रहे हैं, उनका टीडीएस कट के आता है ना। एक तो इकोनॉमिक फ्यूचर है। दूसरा कि जो वो टैक्सेस पे भी कर रहे हैं उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मिल रहा है उनको आगे से। अगर आप किसी गांव में रहते हैं ना सानिया, तो वर्स्ट केस में भी आप अगर एक्चुअली भारतीय गांव में जाएंगे, खासकर कुछ अगर आप समृद्ध राज्यों में जाएंगे ना, मैं पंजाब में था अभी 2 हफ्ता पहले, और मैं घूमता रहता हूँ, लकीली माई वर्क अलाउज मी डू दैट। झारखंड में जाइए, गांव अच्छे बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यूपी बिहार में कुछ इलाकों में जाएंगे आपको दिखेगा कि हाँ गांव छोटे हैं, अभी नाली वगैरह की सुविधा नहीं आई है, बट धीरे धीरे काम हो रहा है। गांव पर फोकस है। और अगर फोकस वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं भी है, तो कम से कम वो जो 2,000 रुपया 3,000 रुपये महीने का आता है वो तो आ ही रहा है, चाहे कोई सेंट्रल स्कीम हो चाहे कोई स्टेट स्कीम हो। बट फॉर द अर्बन मिडिल क्लास वोटर, जिसे हम मिडिल क्लास कह रहे हैं, वो डेफिनेशन को भी हम बाद में डिबेट कर सकते हैं। फॉर द अर्बन वोटर इट इज अ वेरी अनफेयर डील एट दिस पॉइंट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, मे बी बिकॉज मिडिल क्लास, मेरी एक थियोरी है इसके पीछे, बट इसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। That was really insightful, sir. So, speaking of government, right? So, government कह रही है कि जीडीपी ग्रोथ record लेवल पर है, तो फिर जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही है? दो कारण हो सकते हैं। पहली बात तो कि जो जीडीपी ग्रोथ डेटा है वो अपने आप में मिसलीडिंग है। तो द गुड न्यूज ऑन दैट फ्रंट इज, फॉर अ फैक्ट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, 2024 से डेलिब्रेशन शुरू हुई थी टू री डू द जीडीपी कैलकुलेशन प्रोसेस, और अब फरवरी में वो नया मेथड लॉन्च हो चुका है। एंड इट इंक्लूड्स न्यू सोर्सेस, इट इंक्लूड्स न्यू मेथडोलॉजीज, इट इंक्लूड्स न्यू एस्टिमेशन टेक्निक्स। एटलीस्ट जो ऑन पेपर वो कर रहे हैं वो मच बेटर है पहले से। अब वो अंदर में क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, बट आई नो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, जो ये काम करती है, दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दो डेलिब्रेशंस कि कैसे नया मेथोडोलॉजी आए जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ट्रांसपेरेंट बना दे। ठीक है, तो ऑन पेपर इट इज बेटर। कई तरह के नए सर्वेज निकले हैं इनफॉर्मल सेक्टर के। पहले बोलते थे कि इनफॉर्मल सेक्टर का एस्टिमेशन नहीं है, बट अब वो भी सर्वे हो रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितना जीडीपी जनरेट हो रहा है। कंजम्पशन सर्वे आया है, एक इनकम सर्वे की बात हो रही है। एक तो हो सकता है मिसलीडिंग नंबर है, तो ठीक है, मान लीजिए कि वो 7.5 नहीं है, 6% है। जॉब्स क्यों नहीं जनरेट हो रही, ये बड़ा सवाल है। तो अब मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था इसका। देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, बट मेजोरिटी, जैसे जैसे आपकी जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल हैवी होगी, तो लेबर का एलिमेंट उसमें कम हो जाएगा। आपने एक्सेंचर की 2 दिन पहले जो आया, वो एक्सेंचर का आया कि आउटलुक क्या है हमारे रेवेन्यूज का,
तो मार्केट्स पूरी हिल गई कि भैया एक्सेंचर जैसी कंपनी कह रही है कि वीक डिमांड है क्लाइंट की तरफ से आईटी सर्विसेज के लिए। फिर आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट्स हैं, जैसे क्लाइंट्स मतलब टाटा है मान लीजिए, तो टाटा नहीं, अच्छा एग्जांपल मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा कंपनी है, कोई बिरला है, कोटक है, उसकी आईटी डिमांड कम नहीं हो रही है, बट इट्स जस्ट दैट इट इज नाउ बीइंग मेट राइट नाउ बाय एआई टूल्स, ऑटोमेशन। तो जो जॉब्स जिस तरह की जनरेट होनी है वो कम हो रही हैं। द अदर थिंग इज, अगर जॉब जनरेट भी हो रही है, आवर सप्लाई इज वेरी बिग। मनमोहन सिंह साहब ने ना कहा था हमें एक हर साल अच्छे 1 करोड़ जॉब्स चाहिए हमारे यूथ के लिए, वो जनरेट नहीं हो पा रहे। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज होती है कि हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, उससे सर्विसेज में जाते हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग स्किप कर दिया, ये जग जाहिर बात है, ठीक है, एग्रीकल्चर से हम सर्विसेज पे आ गए। बट सर्विसेज इज नॉट लेबर इंटेंसिव। द गुड थिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इज कि वो एग्रीकल्चर की लेबर इंटेंसिव नेचर को मिमिक करता है, बट आपका आउटपुट बढ़ा देता है। जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज पे जाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, बट लेबर इंटेंसिव नहीं रहेगा फिर वो। अच्छा, वाई डिड वी नॉट, हम मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा नीचे भी देखते हैं, ये हमारा सोशल एक कंडीशनिंग है। मुझे एसी वाला जॉब चाहिए, वाइट शर्ट वाला, क्योंकि हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग और हाथ के कामों को एक सर्टन कम्युनिटी के लिए छोड़ा हुआ है। उसको आप बाय कास्ट सोच लीजिए, बाय हायरार्की सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, ये एक मेरा मानना है, और भी कारण होंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैंड लॉज, लेबर लॉज, बहुत सारी चीजों में बॉटल नेक आया, बट एक बेसिक थॉट, अभी जैसे उस दिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि हमको प्लम्बर्स बनाने चाहिए, कारपेंटर्स। आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग। व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए इन जॉब्स की तरफ। मान लीजिए कि सच में आईटी जॉब्स चली जाती हैं तो क्या करेगा हमारा टैलेंट इतना बड़ा। इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू इकोसिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज जो हमने लुक डाउन करी हैं अभी तक। शायद हम कुछ अच्छा कर जाए उसमें, क्यों नहीं, उसको हम क्यों, वो नो गो जोन क्यों बना हुआ है हमारे लिए। या तो हम होता ना कि आईटी से हम एआई पे पहुंच चुके होते, वो हमने किया नहीं। तो अब अगर हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम उसमें मुझे दिखती नहीं है, अगर हम वो अच्छे से कर पाते। कंसेप्चुअली इट्स नॉट रॉन्ग, कुछ लोग कंसेप्चुअली राइट ऑफ कर रहे हैं, मैं उससे अग्री नहीं करता, इसका एग्जीक्यूशन मुश्किल है, मैं इस बात से अग्री कर। सो जॉबलेस ग्रोथ ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे भी बोलते थे कि देखिए कैपिटल ज्यादा आ रहा है तो जॉब्स कम जनरेट हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे। दैट्स गुड। प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट क्रिएटिंग जॉब्स इन अदर सेक्टर्स टू absorb द लेबर फोर्स। द अदर थिंग इज दैट this supply of graduates that we get every year, there is a very big skill mismatch. तो आपको भी पता है कि भारत में कई तरह के कॉलेजेस हैं, और उनका जो स्किल इम्पार्ट करने का तरीका है, क्वालिटी है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम, प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि वी आर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स विद लो क्वालिटी डिग्रीज। आप पढ़ते होंगे कि कोई प्यून का जॉब निकला और पीएचडी लोगों ने अप्लाई कर दिया। वो कौन सी पीएचडी है, उन्होंने कहां से करी है, किस चीज में करी है, वो क्या ऑन पेपर पीएचडी है, सच में वो क्या वो 5-6 साल कैंपस पे थे, मैं नहीं जानता। दोज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज आवर सिस्टम इज मोर ऑब्सेस्ड विद मॉनिटरिंग द टॉप लाइन नंबर्स, एनरोलमेंट कितना हुआ, पास कितने हुए, यूनिफॉर्म कितने बटे। स्किल प्रोसेस इवैल्यूएशन और क्वालिटी इवैल्यूएशन इज अ वेरी नुआंस्ड थिंग, उसमें हमारे सिस्टम से भी डेवलप नहीं हुए हैं। आप बताइए मुझे, क्या कंपेयर, कोई बीए की डिग्री जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेते हैं, इज इट कंपेरेबल टू अ रैंडम यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, क्या किसी छोटा शहर। तो व्हाई डू वी कॉल बीए एंड बीए, वो अलग डिग्रीज है। सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम डीयू एंड अ ग्रेजुएट फ्रॉम भीलवाड़ा आर नॉट द सेम। तो हम कहते हैं जॉबलेस है, ठीक है, मैंने आपको डिमांड साइड फैक्टर्स बता दिए, बट सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स भी हैं। एंड एट द एंड आई टेल यू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। आपको पता है भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट टेक्निकली क्या है? जस्ट 6 to 7%। Really? Yes, I'll tell you two reasons for it. The way unemployment rate is calculated is number of those who can't find a job divided by those who have a job plus who can't find a job. इसका मतलब अगर लोग लेबर फोर्स से निकल जाते हैं कि ना मुझे ढूंढनी है ना मुझे चाहिए, मैं एग्जाम लिखूंगा, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर्टिफिशियली कम हो जाएगा।
So the higher the number of students preparing for exams or people saying कि मुझे काम ही नहीं करना, मैं घर बैठूंगा, मैं जिम करूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हो जाएगा मैकेनिकली. दैट्स द डेफिनेशन. दैट इज अ ग्लोबल डेफिनेशन. उसमें सिर्फ इंडिया नहीं. सेकेंड रीजन इज आर प्रॉब्लम इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट. आर प्रॉब्लम इज क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप बताइए कोविड में इतने लोग गए, माइग्रेशन हुआ, तो मारामारी क्यों नहीं हुई? बिकॉज इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट शॉक अब्जॉर्बर. एक बंदा खेत पे काम कर रहा था, 5 लोग उसके आगे शहर से, तो 6 लोग अब काम कर रहे थे. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बट यू आर स्टिल वर्किंग. सो आर प्रॉब्लम इज टू क्रिएट गुड क्वालिटी जॉब्स. अब कोई मुझे बोलता है कि देखिए गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो. जाके कोई उन बंदे से पूछे कि इज दैट व्हाट दे वांट टू डू? नो. आई मीन मेजोरिटी विल से नो, कि ये मेरे स्किल के नीचे का जॉब है, मैं फिर भी कर रहा हूं बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स अवेलेबल. एंड देन आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक, ऑनेस्टली आई फाइंड इट आयरॉनिक, कि लोग जोमैटो को टारगेट कर रहे हैं कि आप पैसा कम देते हैं. अरे वो, दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग. द रेस्ट ऑफ योर इकोनॉमी तो इज डेड. मतलब वो तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे ना. ये मैं जोमेटो को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता. हाँ, ये बोल सकते हैं कि वो क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो उस पर हम डिबेट कर सकते हैं. बट टू से दैट दे आर प्रमोटिंग स्लेवरी एंड बॉस, इफ दे ऑल्सो स्टॉप डूइंग दिस, वेर इज दिस वर्कफोर्स गोना गो? वो जो बंदा कमा रहा है महीने का 30-40 हजार रुपया, वो भी नहीं कमाएगा. सो दिस इज इट इज वेरी पॉपुलर, वेरी फैंसी टू से कि देखिए आप 15 रुपए देते. ऐसी कितने सारे सेक्टर्स बैठे हैं भारत में जो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है उन लोगों को. पर आप बात नहीं करते ना हम उसकी. सो देर आर लेयर्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, एंड दीज इश्यूज आर इंटरडिसिप्लिनरी. किसी एक जगह पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते. Like, I agree with whatever you said. I would also like to give a student's perspective इसमें. श्योर. सर, लाइक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ना रियलिटी थोड़ी डिफरेंट लगती है, बिकॉज इंडिया आज क्लोज टू $4 trillion इकोनॉमी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में भी काउंट होता है ये। लेकिन साथ ही यंग पीपल के बीच करियर को लेकर एंजाइटी भी काफी दिखाई देती है। एंड आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, इंक्लूडिंग मी। इसलिए हम एकेडमिक्स के साथ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए, उसमें फोकस कर रहे हैं। मैं खुद भी एकेडमिक्स के साथ इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आज आज के जो जॉब मार्केट है उसमें प्रोफाइल बिल्ड करना इज ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी। फिर भी प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एंड या ऑनेस्टली हमारी जनरेशन की सबसे कॉमन कंसर्न्स में से एक होती है ये। So I would heavily agree to it. no, no, you're absolutely right, Sanya. And I think the other thing is that you are still amongst those A who have access to this information and B who's acting on it. ठीक है. एक होता है कि मैं, आप मुझे लगता है आप किसी अर्बन एरिया में बैठे हुए हैं अभी, राइट? किसी सिटी में बैठे हैं ना आप? Yeah, I'm कहाँ from बैठे हैं अभी आप? Kolkata. कोलकाता. Yeah. आप लेट्स ट्रैवल टुवर्ड्स बीरभूम अ लिटिल बिट. Okay. तो बच्चे, Actually, I reside in like Darjeeling. Darjeeling, still a Yeah. city, right? I think after Kolkata, if there is one city that comes to mind in Bengal, it's Darjeeling. Hmm. Unfortunate. मैंने कहा ना, Hmm. सिटी ग्रोथ इज वेरी अनइवन इन इंडिया. अब बंगाल में कलकत्ता के बाद और कौन सी सिटी है मेरे को नहीं पता. दार्जिलिंग बोलते हैं, बट वो भी मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स एन इंडस्ट्रियल हब और नॉट. Like not actually in Darjeeling. Like my district is Darjeeling, but आई the एम place I stay is like करेक्ट, a करेक्ट. village area. Right. Okay. Yeah. So you know, right, that the Yeah. moment you travel from Kolkata towards Birbhum or from Darjeeling towards a village, जो आपके लेवल का अवेयरनेस है एक तो वो कम हो जाएगा. Hmm. अच्छा, विद इन कोलकाता एंड दार्जिलिंग ऑल्सो अगर अवेयरनेस है, तो ऐसा जरूरी नहीं सब बच्चों में वो एबिलिटी हो कि वो उसको एक्ट कर पाए. राइट. तो जो सिस्टम हमें पहले कहीं ना कहीं स्पून फीड करता था कि ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, आज वो सिस्टम अपने आप it's blinded because the whole thing is changing very fast. And honestly, we were very young in 2000 when the IT revolution came.
बट माई गेस इज हमारे पेरेंट्स को भी उस समय लगता होगा यार ये दुनिया में क्या होने वाला है. बट मे बी द चैलेंज इज मोर अक्यूट फॉर अस बिकॉज दिस इज ह्यूज द डिसरप्शन दैट इज कमिंग नाउ. इट इज पॉसिबल दैट इवेंचुअली आपके जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं हमको अगर बहुत यंग है दे मे नॉट नो. इन द अर्ली 2000 एक डॉट कॉम बबल आया था, वो बर्स्ट हो गया था. सो इंटरनेट को लेकर एक फ्रेंजी था यूएस में, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुए इंटरनेट को लेके. एंड देन द बबल बर्स्ट क्योंकि बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट्स हुए. तो उसका फायदा इंडिया जैसी इकोनॉमीज को हुआ क्योंकि सारा फिर काम आउटसोर्स हो गया. जो इंटरनेट के केबल्स ले हुए थे उसका फायदा हमको मिला. इट इज पॉसिबल दिस मे बी एन एआई बबल. इट इज पॉसिबल इट इज नॉट एन एआई बबल. इट इज पॉसिबल इट इज अ सस्टेन्ड आइडिया, राइट? सो वी डोंट नो. तो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ यंग पर्सन इन टुडेज डे एंड एज. मतलब अगर आप 17-18 से लेकर 22-23 साल के हैं तो आपके लिए बहुत टफ सिचुएशन है, मैं मानता हूं. अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस भी बहुत कम है क्योंकि देखिए अभी हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं जहां पे वी थिंक वी आर very student centric, but even we are trying to understand how to promote the use of AI. It is one thing to promote कि AI यहाँ यूज करना है यहाँ नहीं करना, but we are still not sure कि फ्यूचर की जॉब्स कैसी होंगी. तो अभी भी a lot of us are walking in the dark unfortunately. But the good thing is आप जैसे अगर बच्चे हैं तो आप स्किल अप करते रहिए अपने आप. I would say also focus on skills that are not automatable. इंटरपर्सनल स्किल्स आई थिंक दो तीन चीजें तो मैं देख पा रहा हूँ जो नहीं जाएंगी कहीं. आई थिंक फिटनेस इंडस्ट्री अच्छा करेगी, खाने पीने की इंडस्ट्री कहीं नहीं जाएगी. हाँ, उनका अगर परचेसिंग पावर कम होती है तो फिर तो वी डोंट नो व्हाट्स गोना. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत में सैलरीज इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रही है? आई डोंट थिंक सो ना. मतलब अगर ऐसा हो रहा होता तो परचेसिंग पावर बढ़ रही होती ना. और अगर परचेसिंग पावर बढ़ रही होती तो जो आपके एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ रहे होते, एक पूरा यूफोरिक माहौल होता. Right? That's what I'm saying. That the short answer to your question is that we are stuck in this quality of jobs problem. Inflation है और increments उतने नहीं है. हमारा जो वैल्यू चेन में एडिशन है, मतलब आईटी के बाद व्हाट इज दैट वन बिग थिंग इन विच वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन अ वेरी लार्ज वे इन द ग्लोबल वैल्यू चेन? आई डोंट नो ऑनेस्टली. आई डोंट नो. एंड आई थिंक दैट इज द बिग क्वेश्चन कि वी हैड टू बी एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी अगर हमें अपने पॉवर्टी से निकलना था. जैसे चाइना का एग्जांपल लीजिए. दे बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, दे एक्सपोर्टेड देयर वे आउट ऑफ पॉवर्टी, राइट? अभी भी कैसे नहीं, गरीबी नहीं है, वो ग्रोथ उनकी. हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं. हम लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट्स पे रिलाई नहीं करते. अच्छा, जो करते भी हैं वो दोज आर मोस्टली रॉ मटेरियल्स, दोज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स. बहुत कम है कंपेयर टू सब चाइना का जो शेयर है बास्केट में. बट हम सर्विस एक्सपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं. बट अब सर्विस एक्सपोर्ट्स अगर हिट हो रही है एआई की वजह से तो फिर वो अगला बड़ा वैल्यू चेन में क्या एडिशन है हमारा? सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, आई मीन. एक तो है कि जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो रही हैं हाई क्वालिटी, और जो है उसमें इंक्रीमेंट्स हो पा रहे हैं या नहीं. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ basis data because I haven't passed the data, but I know qualitatively what is happening. अगर मुझे पता होता कि आप ये क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं तैयारी और करके आता, मैं सर्वेस देखता दो चार कि पिछले कुछ समय में. अदर प्रॉब्लम सानिया इज दैट वी डोंट हैव रिलायबल डेटा स्ट्रक्चर्स. अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी है या नहीं, आई ऑनेस्टली डोंट हैव द डेटा सेट. एट बेस्ट आई कैन टेल यू कंजम्पशन इनइक्वालिटी, क्योंकि कंजम्पशन सर्वेज है, इनकम सर्वेज अभी तक नहीं है हमारे पास. बट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग, जस्ट द स्मेल टेस्ट ऑफ द मार्केट, ये हो रहा है. एट द सेम टाइम आई विल टेल यू, purchasing power in the villages has gone up because of a lot of government transfers. भाई आप देखिए गांव में आज की तारीख में डायरेक्ट कैश भी मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, फार्मर सब्सिडी मिल रही है, पावर सब्सिडी मिल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड व्हेन आई से दिस देयर इज नो वैल्यू जजमेंट. आई थिंक दैट्स गुड, करना चाहिए. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल सब्सिडीज. आई थिंक पावर सब्सिडी इज अ वेरी बैड आइडिया. फॉर एग्जाम्पल पंजाब का एग्जाम्पल लीजिए आप. पंजाब में पावर सब्सिडी की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज लोग वहां पे वो चला रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं ज्यादा.
आई एम सेइंग दैट विलेजेस को हम जितना और प्रमोट करें, जो लोग वहां रह रहे हैं, खासकर जो शोषित वर्ग है सोशली बहुत सालों से, आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई थिंक कोई भी स्कीम जो महिलाओं को 2-3 हजार महीना दे रही है, आई एम ऑल फॉर इट। दैट्स मनी वेल स्पेंट। बट अगर आप पावर सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसी सब्सिडीज दे रहे हैं जो मिसयूज होनी है, देयर आई डोंट अग्री। But my larger point is that villages are being taken care of by the government. Top of the income distribution are anyway high on capital, तो वो अच्छा कर रहे हैं। मिडिल वाले फंस रहे हैं क्योंकि उनका जो अपवर्ड मोबिलिटी का एक ड्रीम था ना, वो कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं आ रहा वो कैसे नेविगेट करे। It's really insightful. So, moving on to our next question. This one is a bit different. So, हम्म। क्या ईरान, इजराइल एंड यूएस वॉर ने भारत की इकोनॉमी की उन कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया है जिनको पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक सालों से इग्नोर कर रहे थे? मुझे लगता है इसका आंसर है यस। क्योंकि आप हम्म। देखिए, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो रुपया कमजोर हुआ है, एंड दैट इज टू से कि जो हमारा नेट एफडीआई का डेटा कम हो रहा था पिछले 2 साल में, एफआईआई उसको सपोर्ट कर रहा था। अब एफआईआई पुल आउट करना शुरू कर दी, क्योंकि डॉलर जब स्ट्रांग होता है या वॉर होती है तो इमर्जिंग मार्केट से एफआईआई निकलता है। एक तो रुपया हमारा कमजोर हो गया। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ यूएस ईरान वॉर नहीं ना, साथ में एआई भी आ गया। इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर इंडिया। सो ऑल दीज चैलेंजेस कंबाइंड पुट टुगेदर आर एक्सपोजिंग आवर वल्नरेबिलिटीज, कि हमारा जो सर्विस सेक्टर पे रिलायंस था आईटी पे, वो एआई थ्रेटन कर रहा है। हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था, जैसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह, वो अब वो जेपेटाइज हो रहा है, क्योंकि देखिए डॉलर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, डबल वैमी हो गया। आपके दर्शक समझेंगे डबल वैमी का मतलब, हम तेल डॉलर में खरीदते हैं, बट उस डॉलर को खरीदने के लिए हम पहले रुपया लगाते हैं। तो डॉलर भी महंगा हो गया, तो फर्स्ट स्टेप महंगा हो गया कि हम ज्यादा रुपए डॉलर के लिए दे रहे हैं, और डॉलर के टर्म्स में तेल भी महंगा हो गया। सो इट्स अ डबल वैमी। अगर पहले आप सान्या 50 रुपए का डॉलर खरीद के $10 का तेल खरीद रहे थे, आज तो आपको ₹500 पड़ा टोटल, 15 to 10। आज पहली बार डॉलर महंगा हो गया, 50 का वो ₹100 हो गया, प्लस जो तेल 10 का था वो 15 का हो गया है डॉलर में। तो आपको दोनों तरफ से झटका लगा ना। तो अब वो 50 का 1500 हो गया। सो इससे हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एफआईआई जा रहे हैं। एक लार्जर जो सेंटिमेंट बन रहा है कि देखिए ताइवान, साउथ कोरिया बहुत आगे निकल गए एआई गेम में हमसे। सो व्हाट इज इंडिया स्टैंड फॉर राइट नाउ? ये सारी चीजें हैं, ये चीजें एक्सपोज हुई हैं। बट जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, हमारी इनइक्वालिटी हो गई, जो हम जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, ये साइंस आनिया बहुत समय से है, और काफी लोग बात भी कर रहे हैं इसके बारे में। आपको प्रॉब्लम हमारी ये है, मैं आपने भी जो बोला, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, इट डजंट मीन एनीथिंग। हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इट डजंट मीन एनीथिंग टिल द टाइम यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन। नॉट जस्ट एवरेज इनकम, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एवरेज इनकम। टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक तो देखिए, हम लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया के, तो बाय दैट लॉजिक वी शुड बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी टू बिगिन विथ। अभी भी हम 5वें नंबर पे हैं। और हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो अमेरिका जैसे राज्यों का कुछ एक फ्रैक्शन है, चाइना का एक फ्रैक्शन है हमारा पर कैपिटा। और वो पर कैपिटा भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मान लीजिए हमारा पर कैपिटा इनकम $3,000 है, किसी और देश का $20,000 है, तो एक तो हम उसका 1/6 हो गए। ठीक है। उसके बाद जो 3,000 है ना, इसमें 3,000 एवरेज में जो टॉप का है उसका 30,000 एवरेज है, और बाकी जो 9 लोग हैं उनका $100 एवरेज है। तो एवरेज तो 30,000/10 3,000 ही होता है। बट इट इज वेरी टॉप हैवी, इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, सो इट इज, आपको ये समझना पड़ेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज एक बहुत ही बड़ा ढकोसला है, ये मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। कोई भी स्टेट जो कहता है हमें अपनी स्टेट को 2 ट्रिलियन बनाना है, 5 बिलियन बनाना है, इट्स नॉन सेंसिकल। वॉट वी शुड बी फोकसिंग ऑन इज ए, पर कैपिटा कितना है, और बी, उस पर कैपिटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। टू मैट्रिक्स, ये आपके दर्शकों को हमेशा याद रखना चाहिए। So, sir, I remember you told कि पीएचडी के लोग कैसे पियोन बन रहे हैं।
So I have a similar question to that. Do let me know if you have different insight. So, we know about IIT and engineering graduates, right? So, इतने सारे IIT और engineering graduates डिग्री के बाद भी अनएम्प्लॉयड या अंडरपेड क्यों रह जाते इट्स अ हैं? वेरी रीसेंट फिनोमिनन ना सानिया, जो आप मैं देख रहा था कि आईआईएम के कोई प्लेसमेंट ऑफर लेटर लिखा है अपने अलम को कि भाई प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं इस बार, हायरिंग इज वीक, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। जब पूरी की पूरे डिपार्टमेंट्स एआई रिप्लेस कर देगा, कंपनीज वापस यूएस चली जाएंगी कि भैया हमें यहाँ पे काम नहीं करना, अब हमको जो स्किल का आप आर्बिट्राज, आर्बिट्राज का मतलब होता है जो काम मैं यूएस में 500 में करा सकता था, इंडिया में वो काम 100 रुपए में हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे वर्कर ज्यादा है। तो इंडिया इसलिए कंपनीज आती थी मोस्टली कि वी हैव अ हाईली स्किल्ड पूल ऑफ टैलेंट, पूल ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। अब अगर उनको यूएस में ही वो काम एआई 100 रुपए में करके दे रहा है, तो वो इंडिया में क्यों रहेंगे? क्योंकि इंडिया में कंप्लायंस कॉस्ट है, पॉलिटिकल कॉस्ट है, यहाँ पे के एम्प्लॉयज की हवा पानी सिक्योरिटी सब आपको देखना पड़ता है। अगर वही काम आप अपने यूएस के ऑफिस में आप करा सकते हैं, एआई क्लॉड से करा सकते हैं, चैट जीपीटी से करा सकते हैं, तो फिर व्हाई वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया? सो देन द नंबर ऑफ जॉब्स बिकम्स लो, प्लस द सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स इज नॉट कमिंग डाउन। अगर हमारे पास आईआईएम अहमदाबाद है, आपको पता है कि अमृतसर में एक आईआईएम है? आपने सुना है इसके बारे में? हमारे यहाँ प्रोलिफरेशन हुआ है पिछले कुछ सालों में आईआईएम्स का भी। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि आई एम नथिंग अगेंस्ट दीज इंस्टीट्यूट्स। एक समय पे जब ये एबीसी भी खुले होंगे, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोरिकोड अब अच्छी कैटेगरी में आता है, तो उनका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा कि नए हैं। बट आईएम रोहतक, आईएम रायपुर, आईएम अमृतसर, इनकी आईएम बोध गया, आर दे द सेम एज आईएम एबीसीएल? नो। तो ये हमारी भी एक गलती है कि सब क्लब कर रहे हैं कि सब आईएम ग्रेजुएट्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन कन्वेंशनल स्किल्स, वेर एज द मार्केट इज नाउ मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मुझे तो लगता है एक पॉइंट के बाद एमबीएस विल प्रॉब्ली बिकम इररेलेवेंट, राइट? तो या फिर उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा आप कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। So new sectors will have to come up, new industries will have to come up, new skilling programs will have to come up. We are in a bit of a churn right. That was really great insight you gave. So my next question to you would be कि क्या आज के युवा के लिए घर खरीदना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है? जी, क्योंकि हम्म। इतना स्पेकुलेशन वाला पैसा मार्केट में घुस गया है। डीलर्स पैसा देखिए, पहली बात तो कोई कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट होता है, मुझे तो पहले डर लगता है कि मैं डाउन पेमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज ये डिलीवरी होगी या नहीं मुझे नहीं पता। एक बार वो घर बन जाते हैं तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो खरीद लेते हैं, फिर वो आगे सेल करते हैं। तो आप सोचिए जो कॉस्ट है उससे ऊपर कितना प्रीमियम लेते हैं। एंड लुक एट द आयरनी ऑफ इट, डीएलएफ की बिल्डिंग बनती है गुड़गांव में, लोग करोड़ों में फ्लैट्स लेते हैं लेकिन उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हर मॉनसून में वहां पे गाड़ियां तैर रही होती हैं नीचे। सो द रियल एस्टेट मार्केट इज नॉट मार्क टू मार्केट फोर्सेस इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब खासकर एनसीआर में तो मैं बोलूंगा, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। वो कौन सा पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो इट इज, you're absolutely right, unless you are in an upcoming area where बहुत सारी सप्लाई है फ्लैट्स की, विलास की, आप सोच सकते हैं लेने का। अदरवाइज इट हैज बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर somebody। जनरेशनल वेल्थ से अगर आप आ रहे हैं आप ले सकते हैं, बट फॉर somebody क्लाइंबिंग अप द लैडर, की देखिए मैं एक मेरठ जैसे शहर में बड़ा हुआ, फिर मैं दिल्ली आ गया, मेरा परिवार, अब धीरे धीरे, अनलेस आप आईपीएल प्लेयर नहीं बन जाते, धीरे धीरे जब आप अपने आप चढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लैडर को, आप रियल एस्टेट में नहीं जा सकते, बिकॉज रियल एस्टेट का दाम अलग ही लेवल से बढ़ रहा है। तो वो आपकी सैलरी को मैच ही नहीं कर पाएगा फिर, उसकी ग्रोथ जो है। हम्म। सो यू आर सर, एब्सोल्युटली राइट। yeah, like, did I interrupt you? नो 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 प्लीज। So like I will also like to add on something. सर ऑनेस्टली मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा घर खरीदना इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है।
लेकिन जब प्रॉपर्टी प्राइसेस देखते हैं, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हमारे जनरेशन के लिए घर ओन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। पहले करियर एस्टेब्लिश करना, फिर सेविंग्स बिल्ड करना, और उसके बाद हाउसेस प्राइसेस को देखकर लगता है कि लाइक ये गोल शायद हमारे पेरेंट्स के लिए कंपैरिजन में हाँ हो काफी लेट अचीव हो गए। ओनली वे सानी यू कैन डू इट इज इफ यू आइडेंटिफाई अपकमिंग सिटीज एंड इन्वेस्ट अर्ली। जैसे आज की हम्म। तारीख में अगर आप, अब तो खैर भुवनेश्वर भी मैंने सुना है प्राइस आउट हो चुका है, बट इफ यू लुक हम्म। एट सिटीज विच आर स्टिल कमिंग अप, जैसे लुधियाना चले जाइए आप, ठीक है, जलंधर जैसे एरियाज हैं, या आप वेस्टर्न यूपी के कुछ सिटीज हैं, तो ऐसे कुछ सिटीज आपको मिल जाएंगे अपकमिंग जहां पे रेट्स बढ़ गए हैं बट स्टिल दे आर विद इन दैट रीचेबल लिमिट। प्रॉब्लम इज कि माय एक्सपीरियंस इज दैट अब आज की तारीख में शहरों में मार्केट और डेवलपर्स पहले पहुंच जाते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में पहुंचता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, हम बैंगलोर से थोड़ा बाहर है हमारा यूनिवर्सिटी, वहां पे सरकार अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंची है, मतलब अभी कचरा उठाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी सरकारी नहीं है, बट डेवलपर्स ने शानदार विलास बना दिए गेटेड कम्युनिटीज के अंदर। सो इफ यू आर ओके लिविंग विद दैट, श्योर। बट अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बड़े हुए हैं जहां पे आपने पार्क देखे हैं अपने आसपास, आपने देखा है कि पेड़ है सड़क पे, फुटपाथ बने हुए हैं, तो यूल फाइंड इट वेरी ऑड कि मेरी सोसाइटी के अंदर तो बढ़िया पार्क है, फुटपाथ है, जैसे सोसाइटी से बाहर निकलूं तो रोड ही मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। आई गॉट योर पॉइंट। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाखों स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन पेपर लीक्स और एग्जाम फ्रॉड का सामना करते हैं। क्या भारत में ऐसी जनरेशन बन रहा है जो सिस्टम पर भरोसा खोना शुरू कर चुकी है? सी बिल्कुल। वोटर सर्वे भी इसी या तरफ इशारा करता है। एग्जैक्टली। नो नो, you're एब्सोल्युटली राइट यार। देखो, हमने भी एग्जाम दिए, मैंने आज से 15 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, 15 17 18 साल पहले रादर, बहुत एग्जाम्स दिए। हमारे टाइम पे लीक नहीं होता था। अच्छा, ये हो सकता है कि होता था और हमें पता नहीं चलता था, बिकॉज अब टेलीग्राम वगैरह आ गया है, व्हाट्सएप आ गया, तो इन्फॉर्मेशन तेजी से फ्लो करती है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे टाइम पे नहीं होता था, होता था तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन अगर हम लॉजिक को रिवर्स करें, अगर आज 18 साल बाद जो असामाजिक तत्व हैं उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है टू मेक द सिस्टम गो बैड, द सेम इज ट्रू फॉर द एनफोर्समेंट एजेंसीज ना, उनके पास भी वही टेक्नोलॉजी है। जो ये चोरी हो रही है पेपर की, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, टेलीग्राम पे ही कर रहे हैं ना। वो ह्यूमन वाल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि कौन पेपर लीक करा सकता है, किसको हम ब्राइब कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजिकली तो वो सेम लेवल पे है, चाहे वो सीबीएसई नीट हो या वो पेपर लीक कराने वाले हो। तो इसका मतलब सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो पेपर बेचने को तैयार है, वो डेस्परेट हैं, वो चोर है, मैं नहीं जानता। बट आप देखिए कि इतना बड़ा, हम अभी आपने कहा हम 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो भी आपने कहा, मैं तो आंकड़ा में वो ट्रैक ही नहीं करता ऑनेस्टली, आई फाइंड इट सो यूजलेस, आई डोंट ट्रैक इट। बट या वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगेन अनदर यूजलेस आंकड़ा, बिकॉज इट डजेंट मीन एनीथिंग फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया, ओके। एंड येट वी कांट गेट आवर बेसिक्स राइट, एक एग्जाम नहीं करा सकते। और आप देखो, सीबीएसई का जो आपने वो स्कैन वाला सिस्टम करवाया, आई थिंक इट वाज अ गुड मूव, बट एग्जीक्यूशन में हमने कितना खराब एग्जीक्यूट किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने देखा है भारत में, क्योंकि मैं तो भी पिछले 12 15 साल से पॉलिटिक्स ऑब्जर्व कर रहा हूं, और सीरियसली पिछले 10 साल से कर रहा हूं, ठीक है, जितना मैं ग्राउंड पे मैं घूमा हूं भारत। अगर मैंने एक प्रोग्राम देखा है ना भारत में जिसकी एग्जीक्यूशन मुझे बहुत अच्छी लगी, वो था स्वच्छ भारत। अगर आप 2016-17 में सानिया गांव में घूमते, आपको दिखता टॉयलेट बन रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, कचरे की गाड़ियां चल रही हैं, क्यों? बिकॉज द पर्सन एट द टॉप वॉज पर्सनली इन्वेस्टेड, द प्राइम मिनिस्टर वॉज पर्सनली इन्वेस्टेड इन द प्रोग्राम, और वो लोग फिर सीरियसली लेते नीचे उसको। ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों? मतलब अच्छा इसलिए कि इसका मतलब अगर एक बंदा इंटरेस्ट दिखाए ना तो नीचे तक बात जाती है। बुरा इसलिए दैट वी आर सो पर्सन डिपेंडेंट। ये सब काम हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिविक सोसाइटी लेवल पे, यार अगर आज भी 2016 में हमको बोलना पड़ रहा है कि बाहर जाके बाथरूम मत करो,
तो व्हाट आर वी एज अ सोसाइटी? हमको ओपन डेफिकेशन के लिए प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है, बाथरूम बनाने के बाद भी। अपने पर भी हमें सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा। एक ये अच्छा, उसमें फिर क्या है, वो बाथरूम बन जाता है, कभी पानी नहीं आता, कभी होता है सफाई कौन करेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। बट दैट वाज वन प्रोग्राम वेयर आई सॉ एक्चुअल में एग्जीक्यूशन वाज मैचिंग द नैरेटिव। उसके अलावा अगर आप देखो, उज्ज्वला में भी हुआ होगा आई एम गेसिंग, क्योंकि उसका भी काफी अच्छा रीच था। बट उसके बाद सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स ना, एक राशन की डिलीवरी को छोड़ के, आई डोंट थिंक एग्जीक्यूशन हैज बीन दैट स्पॉट ऑन विद दिस गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एनडीए, ठीक है। हम्म। हाँ, नीतीश कुमार का बिहार में 10,000 रुपए देना, उनका पूरी ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करना, फीमेल लेड ब्यूरोक्रेसी को, दैट इज अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट, क्योंकि ही वॉज पर्सनली इन्वेस्टेड इन दैट, राइट। बट ये एग्जाम्पल्स छोड़ दे अगर, तो हमारे सिस्टम्स जो है ना, दे आर फ्रैजाइल, एंड दैट्स अ बिग वीकनेस इन अ कंट्री एज बिग एज इंडिया। यू कांट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स, यू शुड नॉट। अब हम नीट और सीबीएसई के लिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो मांग रहे हैं, करना भी चाहिए, पर क्या उस एक रेजिग्नेशन से सिस्टम ठीक हो जाएगा? सिस्टम के इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं कि आपको सबको फिक्स करना है। वो कैसे फिक्स होगा? वो तो ओवरऑल चाहिए। आज से 15 साल पहले जब पासपोर्ट बनते थे, एक सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, लाइन लगती थी, वो अंधेरों से कमरे होते थे, पुलिस वाले आते थे, आपसे मांगते थे। जब आप जाते थे लाइन में लगने के लिए, तो बाहर दलाल आपके पीछे पड़ जाते थे। सरकार ने एक सिस्टम निकाला, ये सिस्टम हम बंद कर रहे हैं, टीसीएस आएगा, टीसीएस पूरा प्रोसेस करेगा, और आज देखिए इट इज सो स्मूथ। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज, नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑल आई एम सेइंग इज इट वाज अ सिस्टमिक ओवरहॉल। क्या हम अपने सिस्टमिक ओवरहॉल्स कर सकते हैं? मैं तो आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं जहां हमारे सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। आर सिटी कॉर्पोरेशंस आर अमंग्स द मोस्ट इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस। सड़क पे गड्ढा होता है, एक साल बाद वो भरेगा, और वो भी गंदे मसाले से। और गड्ढा क्यों हुआ था? क्योंकि आपने पानी की पाइप डालने के लिए सड़क खोदी थी। सड़क आप खोदो, और एक साल तक वो सड़क नहीं बनती, और जब बनती है तो वो गंदा सामान लगा के बनती है। सिस्टमिक फ्लॉ है ये, किसी एक बंदे की गलती नहीं है। बट हाँ, जब ये सरकार आई थी 10-12 साल पहले, लगा था दे विल ब्रिंग स्वीपिंग चेंजेस टू द वे सिस्टम्स वर्क। कुछ जगह पे वो लाए, बट फिर आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट टर्म दे लॉस्ट इंटरेस्ट, अनफॉर्चुनेट। Sir, like if I talk about paper leaks, no, like as a student, I think this issue hits very close to home for a lot of us. Even if someone hasn't directly been affected by a paper leak, we have all seen the frustration it causes. Students months spend करते हैं, sometimes years preparing for an exam, और बहुत कुछ sacrifice होता है बीच में। तो जब पेपर लीक्स या एग्जाम irregularities की न्यूज आती है, डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं रहता, कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट करता है फिर। और शायद इसी वजह से यंग पीपल फील करते हैं कि हार्ड वर्क अलोन डज नॉट ऑलवेज गारंटी अ फेयर चांस टू अस। सो या सो नो नो, एब्सोल्यूटली। और लोग सुसाइड कर रहे हैं, पीपल आर इन डिप्रेशन। इट्स वेरी वेरी अनफेयर ना, सान्या। एंड द अदर थिंग इज दैट अनफॉर्चुनेटली, शेम ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, कि आज की तारीख में अगर यही पिछली सरकार होती ना, यूपीए 2 की, तो आप देखते क्या बवाल कट रहा होता चैनल्स पे, विच वॉज गुड। आज की तारीख में ट्रंप साहब ने झुक के मोदी जी को हेलो किया, मेलोनी ने मेलोडी खाई, ये आपके न्यूज आइटम्स है। बिजली कड़क रही है ट्रंप और ये जब मिल रहे हैं, ये नॉनसेंसिकल न्यूज आइटम्स आपके न्यूज आइटम्स, राइट। सो दैट अदर अनफॉर्चुनेटली। स्टेक होल्डर विच आई very very seriously hold accountable for this degeneration is the mainstream media. या एग्जैक्टली। सो बहुत स्पीकिंग सारी ऑफ प्रॉब्लम, सिस्टमिक फेलियर्स है बहुत सारे। या या आई वुड टोटली अग्री टू दैट। सो स्पीकिंग ऑफ टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप आज 25 साल के होते तो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते? मैं
इट्स अ टफ क्वेश्चन। मतलब मैं 25 साल में मैंने इन्वेस्टिंग जस्ट शुरू की थी, राइट? एंड small SIPs I had started back then when I was 25. Actually, I was exactly 25. Um, I don't know, Sanya. I mean, I am right now in Indian markets में मैं, ये मेरा पर्सनल वो है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आई एम स्टिल अ वेरी स्मॉल टाइम हॉबी वाला, मतलब मैं करता हूँ इन्वेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर। आई थिंक आई एम नॉट, आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग ऑन इंडियन मार्केट्स, आई एम इन्वेस्टिंग अ लिटिल बिट, बट आई एम मोर बुलिश ऑन अमेरिकन मार्केट्स एंड मेटल, गोल्ड, राइट नाउ, क्योंकि अनसर्टन है मार्केट्स बहुत अभी तो। बट प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली, आई एम अ वेरी स्मॉल टाइम इन्वेस्टर। मुझे लगता है अभी के लिए अनसर्टनिटी देखते हुए आप सेफ बेट के लिए गेट एफडीज, गेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आई थिंक यू फाइन। क्योंकि वो अभी आपके लिए जो आपका पैसा होगा, जो भी आपके पास होगा, वो आपने अपनी इनिशियल सैलरी से कमाया होगा। डोंट स्पेकुलेट टू मच, दैट्स द अदर प्रॉब्लम ना। हम्म हमारे आसपास इतनी इनइक्वालिटी बढ़ गई है कि लोग अपना पैसा तेजी से बढ़वाना चाहते हैं। वो हम्म तेजी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार पांच सड़क छोड़ के इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वहां पे घर इतना महंगा है, मैं कैसे खरीद पाऊंगा या खरीद पाऊंगी? हम्म तो क्या हम्म तरीका हो कि फटाफट मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाए? ऐसा नहीं हम्म होता। हम्म हम्म इट्स नॉट योर फॉल्ट, द फेलियर इज ऑन द अदर साइड। Yeah, So you I be agree. sensible, be Hmm. sensible. Even if you can't afford that house, it's fine. Hmm. It may not be Okay. the best thing for you. Hmm. So right now the market is so uncertain. I would just say play it safe. थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चंक, कुछ इंडियन एक्विटीज में, कुछ ईस्ट एशियन एक्विटीज में, कुछ अमेरिकन एक्विटीज में, कुछ गोल्ड में, थोड़ा बहुत आप Hmm. जस्ट फॉर योर ओन एजुकेशन कि हाउ डू मार्केट्स बिहेव। यू स्टिल हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड, 25 साल की अगर आप हो तो। There are two questions that I'll be asking you. So, one question would be कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी के बारे में बात है, लाइक जिससे ज्यादातर इंडियंस गलत समझते हैं? गुड क्वेश्चन। हम्म यही कि आई थिंक टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे आ रहा है कि वी आर द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इसलिए अभी हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म Whereas there are very strong structural weaknesses in our system agree. currently। और मैं ये नहीं कह रहा उनको आप एड्रेस नहीं कर सकते, बट उनको अक्नॉलेज तो करिए। प्रॉब्लम इज दैट एज गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स वी हैव बिकम सो टची कि हम हम्म एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इन दी एज ऑफ सोशल मीडिया, अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, फिर हम्म उसको विपक्ष उठा, तो एक वो जो पोलराइजेशन है वो बहुत बढ़ गई है। ये कोई नहीं कह रहा चलिए आइए मिल के सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं देखो मैंने कहा था ना तुमने गड़बड़ करी है। हम्म वो फिर yeah, से बोलेगा तुमने totally. गड़बड़ 50 साल में गड़बड़ करी थी। तो वो एक हम्म वी आर लैकिंग एक तरीके की, जिसे कहते हैं ना, कंसेंसस बिल्डिंग पॉलिसी मेकिंग, वो नहीं है। उससे देश का नुकसान हो। सर, आज हमने इकोनॉमी के बारे में काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करी। नाउ बी इट ग्रोथ, बी इट जॉब्स, एजुकेशन, यूथ एस्पिरेशंस और इंडिया के फ्यूचर पर। तो कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले, अगर आपको एक साल के लिए भारत की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की पूरी पावर दी जाए, तो वो तीन सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस क्या होंगे जो आप सबसे पहले लेंगे? ओह वाह, बहुत बड़ा सवाल है। आई विल एक्चुअली फोकस ऑन वेरी बेसिक स्टफ, ओके? आप शायद इससे सरप्राइज होंगे। ओके। पहले तो मैं स्टेटिस्टिकल सिस्टम अपना इंप्रूव करूंगा, ताकि मेरे को समझ में आए मेरी प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है? कि हम्म मेरी कंजम्पशन में प्रॉब्लम है, इनकम में प्रॉब्लम है। हम्म जितने अच्छे सर्वेज मैं कर सकता हूं और फ्रीक्वेंट लेवल पे मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। हम्म सेकेंड, आई विल मेक श्योर दैट आई गेट द बेस्ट इकोनॉमिक टैलेंट, इंडियन टैलेंट अवेलेबल टू ऑक्यूपाई गुड पोजिशंस, ओके। नॉट जस्ट एट द सेंट्रल लेवल। देखिए प्रॉब्लम ये है, सेंटर और स्टेट को साथ में काम करना है इसमें। अब मैं तो कह रहा हूं स्टेट नहीं, कार्तिक मुरलीधरन जो मेरे साथ मतलब मेरे गुरु टाइप ही है, उनकी किताब में कहते हैं स्टेट्स भी छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट इज योर अखाड़ा। आपको हम्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग करनी है। सो वी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग।
जॉब्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑटोनॉमी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देनी है. हम्म. सेंट्रलाइज प्लान्स काम नहीं करते. एंड द लास्ट थिंग इज, आई विल इन्वेस्ट इन बेसिक पब्लिक गुड्स, कोर्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स, This was a nice one. इलेक्ट्रिसिटी. जब हम्म. आप ये बेसिक, एयर क्वालिटी, if you improve these, you are not only increasing government expenditure, you are making the country a better place for business internationally. आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए सानिया, छोटे बड़े, इतनी गंदगी मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी. Yeah. Yeah. नाले जाम पड़े होंगे, नालियां खुली होंगी, कचरा सड़क पे पड़ा होगा. Hmm. जब तक ये बेसिक सॉल्व नहीं होंगे, हाउ कैन यू बिकम whatever? I don't want to get you into trouble, but yeah, so those are my basic ideas. That was really great answers. So I would wrap it up. Sir, once again, thank you so much for joining us today. I think as young people, हम अक्सर इकोनॉमी को सिर्फ न्यूज हेडलाइंस या नंबर्स के थ्रू देखते हैं. जी. बट आज की जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें से हमें ये समझने का मौका मिला कि उन नंबर्स के पीछे एक्चुअल रियलिटीज क्या होती है. So thank you so much for sharing your insights and giving us a much clearer perspective on India's economy, youth and future को लेकर. It was really wonderful having you with us on Young Indian in Politics. Thank you so much, sir. Thank you so much.